पाकिस्तान फैंस, मैं जब 10 साल का था मेरे पास एक शर्ट थी। उसके ऊपर यहां पे लिखा होता था, टेंशन इज माई हॉबी। अब मेरा दिल कर रहा है वो शर्ट वापस आ जाए। वैसे फायदा कोई नहीं है, मुझे वो पूरी नहीं आनी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको रोज कोई ना कोई टेंशन देती है। कभी वो टेंशन अच्छी होती है, कभी वो टेंशन बुरी होती है। लेकिन अभी जो टेंशन मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो एक अच्छी टेंशन है। अच्छा, कल हम ये बात कर रहे थे कि मैंने आपको पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ बड़ी खबरें देनी है, वो भी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। लेकिन भाई साहब, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मेरे हाथ कोई 2-3 खबरें लगी हैं और बड़ी खबरें हैं। यानी आपको इतना मजा आने वाला है इस वीडियो में कि आपके पैसे पूरे हो जाने हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो जाएं। सबसे पहले तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कल रात वाली वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, मेरे जहन में आया, लेकिन मैंने कहा इसको ना कल डिटेल में मैं वीडियो में शामिल करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बात करने का बड़ा मजा आना था। और फिर आपको पता है, हम आहिस्ता 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 कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हैं। ये पहली बात की डिस्कशन हम शुरू करेंगे, साथ ही मैं T20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव 2-3 खबरें आपको दूंगा। और इस वीडियो के आखिर में जाके हम पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ अंदर की खबरें भी आपको बताएंगे। अगर इसके दरमियान में कोई मेरी ओपिनियन जानना चाह रहा है, मोहम्मद रिजवान को आज रिटायर आउट कर दिया गया, जबरदस्ती बाहर बुला दिया गया, तो उस पर मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज रिजवान पाकिस्तान टीम में नहीं है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि ये सिर्फ अपनी पीआर की बेस के ऊपर बिग बैश में गए हैं, ये अपने स्किल के ऊपर T20 में बिग बैश नहीं खेलते थे। तो उस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। अच्छा जी भाईजान, कल सलमान अली आगा ने जिस तरह की इनिंग्स खेल दी है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वो एक तुक्का था, क्या वो एक फ्लूक था? क्या जवाब है इसका? वो आजकल रील्स देखते हैं ना सारे, शॉर्ट मेमोरी है लोगों की, लोगों को बड़ी जल्दी बातें भूल जाती हैं। तो मेरे पास सबूत है इस चीज का कि कल सलमान अली आगा की जो 12 बॉलों पे 45 रन की नॉक थी, वो एक तुक्का नहीं था। अब आपको कहना चाहिए ठीक है भट्टी साहब, वो हमें सबूत दिखाएं। वो सबूत ये है भाई साहब कि आगा ने आज तक 6 दफा वन डाउन बैटिंग की है T20 में। 6 दफा वन डाउन बैटिंग की है। और आप सबको पता है कि सलमान अली आगा चौथे नंबर पे भी T20 में बैटिंग करते रहे हैं, 5वें नंबर पे भी करते रहे हैं और 6ठे नंबर पे भी करते रहे हैं। अब आपके सामने ये कुछ नंबर्स हैं, आप सबसे पहले नंबर 3 को देख लो। सलमान अली आगा जब वन डाउन पाकिस्तान से बैटिंग करने आए हैं T20 इंटरनेशनल में, तो आगा जी का जो स्ट्राइक रेट है वो 165 का है, जो कि बहुत जबरदस्त है। एवरेज भी 35 की बड़ी जबरदस्त है। चौथे पे आगा जी का स्ट्राइक रेट आ जाता है 108 का, 5वें पे मजीद ड्रॉप होके 102 का, और फिर 6ठे नंबर पे 116 का। यानी सलमान अली आगा ने अगर पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल लाइनअप में बैटिंग करनी है तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन पोजीशन है वो वन डाउन है, क्योंकि वहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस सबसे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जो आगा ने ये 6 इनिंग्स खेली हैं, अगर मैं उनका ब्रेकडाउन करूं, अब आप में से कोई कह सकता है ना यार कि कल वाली नॉक की वजह से, कल सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट था 375 का, तो आप में से कोई कह सकता है ना कि सिर्फ कल वाली नॉक की वजह से आगा का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया होगा वन डाउन। नहीं भाई साहब, अब जरा सुनो। आगा ने 6 दफा वन डाउन बैटिंग की है। जब आगा जिंदगी में पहली दफा वन डाउन बैटिंग करने आया था तो आगा का स्ट्राइक रेट था उस इनिंग्स में सिर्फ 90 का। ओके, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में आगा का स्ट्राइक रेट था 164 का। तीसरी इनिंग्स में आगा का स्ट्राइक रेट था अगेन 164 का। उससे अगले मैच में आगा सिर्फ एक पे आउट हो गया था, उसको हम कंसीडर नहीं करते। फिर उससे अगले मैच में, जो कि श्रीलंका सीरीज का पहला मैच था, आगा का स्ट्राइक रेट था 145 का, जो आपका पहला T20 मैच हुआ था। और कल रात को आगा का स्ट्राइक रेट था 375 का, ये 388 तक भी गया था। 12 बॉलों पे 45 रन की इनिंग्स थी सलमान अली आगा की। अगर मैं आईसीसी के फुल मेंबर्स की बात करूं, जो इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर्स में तेज तरीन 50 है, वो द ग्रेट युवराज सिंह की है, 12 बॉलों पे 50। और कल अगर आगा एक आखिरी हिट लगा देता तो युवराज सिंह का
रिकॉर्ड वो बराबर कर देता। मेरा दोबारा आपसे सवाल यह है कि क्या ये एक तुक्का था? नहीं, ये तुक्का नहीं था। अगर कल वाला मैच तुक्का होता तो उससे पहले आगा ने जो 145 का स्ट्राइक रेट किया है वो भी ना होता। जो आगा ने उससे पहले 2 दफा 164 और 164 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं फिर वो भी ना होते। अब ये स्ट्राइक रेट की स्टोरी आपको बताने का एक मकसद है, और मकसद पता क्या है भाईजान? बाबर ने कहां पे बैटिंग करनी है? बाबर को कहां बैटिंग करवानी है आपने? बाबर पाकिस्तान टीम में आ रहा है वर्ल्ड कप में, किस नंबर पे बैटिंग करेगा? सलमान अली आगा को मेरा पैगाम है, एज ए कैप्टन आप जवाबदेह हैं, आप अकाउंटेबल हैं। आपसे पूछा जाएगा खड़ा करके कि आगा जी वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते आप, कहां पे कमी पेशी रह गई? तो सलमान अली आगा एज ए कैप्टन क्या ये ब्रेव कॉल ले सकते हैं कि वो खुद वन डाउन बैटिंग करें? क्योंकि कप्तान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, और जब बाबर कप्तान था वो टूर्नामेंट्स में फ्रंट से लीड नहीं कर पाया। तो यहां पे वो डिबेट ही हम शुरू नहीं कर सकते कि बाबर एज ए बैटर फ्रंट से लीड करेगा। अब अगर बाबर वन डाउन बैटिंग नहीं करेगा तो बाबर कहां पे बैटिंग करेगा? अब आपके लिए बड़ा आसान है कहना, फरहान को बाहर कर दो, साइम अयूब को बाहर कर दो। क्या बात है यार! वो बाबर आजम जो फेलियर था T20 में, जिसको आपने पाकिस्तान टीम से बाहर निकाला, जिसकी एक बड़ी एवरेज बिग बैश जा रही है, वहां पे भी वो रन बॉल तकरीबन ही खेल रहा है, तो अब उसको वापस लाने के चक्कर में अब फरहान या साइम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी बाबर के लिए सारी जिंदगी कोई ना कोई बैटर कुर्बानी ही देता रहे, लेकिन बाबर ना में कुछ करके दिखाए। तो फरहान और साइम तो भाई साहब कहीं नहीं जा रहे, वो तो इंशाल्लाह ओपन करेंगे और उनको ही ओपन करनी चाहिए। मैं मानता हूं साइम की ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज आती हैं, फरहान भी दरमियान में फंसता है, लेकिन जितना बिलीव आपने इन दोनों को दे दिया है, अब आप बड़े टूर्नामेंट में इनको लेके जाओ, ये आपको रन करके देंगे। वन डाउन आपका आगा आ गया, फिर बाबर को क्या आपने चौथे पे भेजना है? क्या बाबर चौथे पे बैटिंग कर सकता है? जो कि ऊपर से आके पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पाता, वहां पे भी उसको एक आधी ड्राइव ही मारनी होती है बस। क्या बाबर आजम जब फील्डिंग खुली होगी उसके पास तो बड़े शॉट्स ही नहीं है? अच्छा, यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए फखर जमान को लाता हूं। आगा के वन डाउन बैटिंग करने की बदौलत फखर जमान की भी जगह नहीं बनती। हम कल वाले मैच का अगर बैटिंग ऑर्डर देखें, देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपका बैटिंग ऑर्डर है, इसमें चौथे पे आपने उस्मान खान को बैटिंग कराई है। एंड बाय द वे, मुझे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, अभी मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे आऊंगा, ख्वाजा नाफे मुझे जाते नजर नहीं आ रहे, और क्यों नहीं आ रहे या उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर अभी हम आएंगे। लेकिन आपके इस बैटिंग ऑर्डर में क्या चौथे नंबर पे आप बाबर को बैटिंग कराएंगे? मेरा ख्याल है अगर बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में कहीं पे भी फिट होता है तो या एज एन ओपनर होता है या वन डाउन होता है। एंड सॉरी बाबर, इस टाइम दोनों जगह नहीं है आपके लिए। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बाबर आजम को वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप करें? नहीं, आप बाबर आजम को वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप नहीं करेंगे, आप उसको लेके जाएंगे, वो आपके 15 के स्क्वाड में होगा और बेंच पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करेगा। अब यहां पे पागल हो गए होंगे, ओए बाबर बेंच पे कैसे बैठ सकता है? ओ यार ये नहीं हो सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बेंच की औकात ही क्या जिसपे बाबर बैठे? बाबर बेंच पे नहीं बैठ सकता, ये काबिले कबूल नहीं है। क्यों नहीं बैठ सकता? जगह नहीं बनती। बाबर पाकिस्तान टीम से बड़ा नहीं है, पाकिस्तान टीम सबसे पहले है, और इस टाइम प्लेइंग 11 में वो फिट नहीं होता। और मिसाल के तौर पे अगर आप बाबर को जबरदस्ती फिट करते हैं तो आपके कप्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल यह है कि कप्तान बाबर आजम के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करे? क्योंकि बाबर ने तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी नए बच्चे के लिए। वो तो ऊपर वाली क्रीम सारी जिंदगी खाता रहा है, ऊपर आके 2-4 कवर ड्राइवें मारी, रन बॉल मेंटेन किया, सबसे ज्यादा रन कर दिए, स्ट्राइक रेट की कोई परवाह नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट बाहर में जाए, उसकी तो सारी जिंदगी की क्रिकेट यही है। तो आगा जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस वन डाउन पे निकली है, और मैं आपको सैंपल साइज दिखा चुका हूं, तो आगा क्यों चौथे पे आए? मतलब
ये क्यों मैं कहूं कि आगा जो तीसरे पे कर सकता है, आगा चौथे पे क्यों नहीं कर सकता? आगा क्यों करे चौथे पे? जहां पे उसकी परफॉर्मेंस निकल रही है वो निकाले तीसरे नंबर पे। तो बाबर आजम की और फखर जमान की इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। और फखर जमान पे मैं आता हूं, फखर जमान को तो मैं चौथे, पांचवें, छठे कहीं पे बैटिंग करवाना ही नहीं चाहता। फखर जमान अगर पाकिस्तान टीम में खेले वो सिर्फ एज एन ओपनर खेले, अदरवाइज वो भी बेंच पे बैठा होगा। यानी मुझे नहीं याद आ रहा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तान को अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने में इतनी मुश्किल आई हो। इस दफा आपका जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूं भाई साहब। वर्ल्ड कप का स्क्वाड मेरे सामने से गुजर चुका है, और जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड मेरे सामने से गुजरा है ना, मैं कोई आधा घंटा उसको देखता रहा हूं और मुझे काफी चीजें उसके अंदर से समझ नहीं आई। अब मुझे ना अपने होम क्रिकेट बोर्ड के ऊपर यकीन नहीं है। मैं आपको याद करवा देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम मेरे पास आ चुकी थी 15-20 दिन पहले। आपको बड़े मैंने हिंट दे दिए थे किसने टीम में होना है, आपको खुश दिल का बता दिया था वगैरह वगैरह। फहीम अशरफ टीम में नहीं था। अगले दिन टीम अनाउंस हुई, राणा साहब टीम में थे। कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट मोमेंट पे ऐसे यू टर्न लेते हैं कि फिर मेरे जैसे बंदे की ना क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। जो स्क्वाड मेरे सामने से गुजरा है उसमें अब्दुल समद नहीं है, मैं आपको भी बता रहा हूं। जो स्क्वाड पाकिस्तान ने फाइनल किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए उसमें अब्दुल समद नहीं है। यह मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं। लेकिन आप तो अब्दुल समद को फिनिशर वाले रोल में लेके जा रहे थे। तो पता नहीं इन्होंने क्या करना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का कैंप अगले 2-3 दिन में लग जाए। और आपको कैंप ऐसे ही तो नहीं लगाना, आपको टीम अनाउंस करनी पड़नी है। सो बहुत ज्यादा चांस हैं कि अगले 2 दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख को आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड बाहर आ रहा है, अगर इन्होंने ऑन पीरियोडिटी अनाउंस किया। और कोई वजह नहीं है, मतलब आपने जो जो चीजें देखनी थी आप देख चुके हैं। आप बिग बैश में देख चुके हैं जिनको आपने देखना था। आपका श्रीलंका का टूर खत्म हो गया है, आपने बांग्लादेश के कुछ मैचों में अपने बच्चों को देख लिया। अगर आपने यहां पे कैंप लगाना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आपके जिन लड़कों को आपने बांग्लादेश वापस भेजना था उनको मत भेजें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे किसी को कोई इंजरी हो जाए इस मौके पे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही है यार, फिर आ जाएगी लीग, लेकिन वर्ल्ड कप तो एक ड्रीम होता है किसी खिलाड़ी का। तो किसी को वापस भेजने की जरूरत नहीं है। इवन शादाब खान की भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी सिडनी थंडर्स ने कि शादाब 16 जनवरी वाला मैच खेलेगा वापस। शादाब को भी वापस ना भेजो। मतलब अगर वो आपकी वर्ल्ड कप की टीम में है, जो कि है, तो क्यों वापस भेजना है? मतलब हमें बदले में ऑस्ट्रेलिया क्या दे रहा है? हमें 3 की बजाय 5 मैच तो नहीं मिल रहे। वो कोई एहसान नहीं कर रहे पाकिस्तान आके 3 मैचों की सीरीज खेलना, वो उनको भी वर्ल्ड कप की तैयारी चाहिए। तो आप रोकें अपने प्लेयर्स को, आप यहां पे कैंप लगाएं। अब यहां पे एक डिबेट आ जाएगी कि कैंप से बेहतर है मैच प्रैक्टिस। लेकिन वो मैच पाकिस्तान का हो तो समझ आती है, वो तो ऑस्ट्रेलिया वालों का मैच है। हमारा शहीन वहां पे एक इंजरी लेके वापस आया है ना, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। लेकिन अगर हो जाती तो क्या हम बिग बैश का गिरेबान पकड़ सकते थे वहां पे? हम नहीं पकड़ सकते थे। तो कोई जरूरत नहीं है आपको अपने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश भेजने की। तो खैर, पाकिस्तान का कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लड़के यहां पे वर्ल्ड कप के जोन में आए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। मजीद हम यहां पे टेंशन नहीं पाल सकते। पता लगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 प्लेयर्स का कैंप लगा दिया है, वो हम जी 30 जनवरी को स्क्वाड अनाउंस करेंगे। क्यों यार? आप अपना 17 का स्क्वाड अनाउंस करो, 15 आपके मेन लड़के, 3 आपके ट्रैवलिंग रिजर्व, उनका यहां पे कैंप लगे और वही टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाहौर में सीरीज खेले। मतलब शुक्र है हमारे पास अभी 3 मैच और रहते हैं।
तो अब आपने जितने टेस्ट करने थे, मेरा ख्याल है आपके टेस्ट अब खत्म होने चाहिए। आप सिर्फ अब मेन टीम अनाउंस करें और वो आपकी मेन टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले। बल्कि आपकी जो प्लेइंग 11 है, आप अपने दिमाग में अपनी प्लेइंग 11 लेके इस टाइम बैठे होंगे ना कि यार ये हमारी प्लेइंग 11 है। आई होप इनको पता हो इनकी प्लेइंग 11। आप उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाएं और उन्हीं लड़कों को आप बताएं कैंप के दौरान कि आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। और आपका वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा मैच है ग्रुप में, वो इंडिया के अगेंस्ट है। और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको यह बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान अपने स्किल के ऊपर इंडिया को एशिया कप में नहीं हरा सकती थी। आपकी वहां पे सिर्फ मोटिवेशन थी जिसने आपको हेल्प करनी थी। वही चीज अभी भी अप्लाई होती है, क्योंकि उनको तो क्लैरिटी है। उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, वही उनका स्क्वाड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 5 T20 मैच खेलेगा उनके घर में। तो वो तो भाई साहब ट्रैक पे हैं। उन्होंने तो बहुत ब्रेव कॉल ले ली है शुभमन गिल को ड्रॉप करके, जो कि पाकिस्तान में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी कॉल यहां पे कोई ले। तो उनको तो क्लैरिटी है। तो आपका एज ए यूनिट यहां पे कैंप लगाना और कोचेस का और कप्तान का लड़कों को मोटिवेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़कों को अपने सामने रखें, इनको रोज मोटिवेट करें और इनको अहमियत बताएं बार बार कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो और आप जा रहे हो तो कोई दूसरा प्लेयर नहीं जा रहा। तो इस चीज की वैल्यू करनी है और ये वैल्यू रियलाइज आपको बिग बैश या बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान कोई रियलाइज नहीं करवाएगा। ये आपके सेटअप में आपके ही अपने लोग आपको करवाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है किसी को वापस जाके लीग रिज्यूम करने में। यहां पे कैंप लगाओ, अब वर्ल्ड कप के जोन में आ जाओ। बहुत हो गया लीग 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 लीग, बस अब जरा वर्ल्ड कप के जोन में आ जाते हैं। आई डोंट केयर अगर किसी के 15-20 हजार डॉलर कट जाएंगे वापस ना जाने की वजह से। बस कर दिया हूं, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर कोई वापस जाना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हां दे कान खिंचो कि पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। यार बड़ी लीग खेल ली यार आप लोगों ने। खैर, अगर तो 15 जनवरी को आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाता है तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि 15 जनवरी को एक दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब जो कल लाइव में मैंने आपको हिंट दिया था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसको मैं लाइव के दौरान बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाह रहा था, बिकॉज उस पर अलहदा से ही बात करने का मजा आना था। भाई साहब, अभी सोशल मीडिया पे जितनी खबरें आप लोग पढ़ रहे हो ना पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड, जिसमें पहले नंबर पे यह खबर है कि मुल्तान सुल्तान्स को बेचा जा सकता है, बिड की जा सकती है, या ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा। अब हम जरा इस टॉपिक को कवर करने लगे हैं। 15 जनवरी को 8 की 8 फ्रेंचाइजें, जिसमें इस टाइम एक जो मुल्तान सुल्तान्स है फिलहाल उसको रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, जो 8 की 8 आपकी फ्रेंचाइजें हैं, 15 जनवरी को सबकी एक बड़ी मीटिंग है लाहौर में। और जितने भी डिसीजन हैं वो 15 जनवरी को लॉक कर दिए जाएंगे। यानी अभी जो सोशल मीडिया पे आप न्यूज देख रहे हो ना कि फलां चीज फाइनल हो गई, फलां चीज फाइनल हो गई, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हिंट निकल के बाहर आ रहे हैं कि बड़ा जोर लगाया जा रहा है 3 टीमों की तरफ से कि आप ऑक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक दरमियान वाला रास्ता क्या सामने आ रहा है कि आप ड्राफ्ट प्लस ऑक्शन इसको कंबाइन करके पीएसएल को आगे लेके चलें। मिसाल के तौर पे कि जो आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है आप उसका ऑक्शन करें और जो आपकी बाकी कैटेगरीज हैं आप उनका ड्राफ्ट करें। अब ये एक ऐसा तजर्बा है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई सैंपल साइज नहीं है कि मैं कह सकूं कि ये तजर्बा कामयाब होगा या ये तजर्बा फेल होगा। आई थिंक अगर आप लोगों ने ऑक्शन की तरफ जाना है तो बिस्मिल्लाह करें, फिर ऑक्शन की तरफ जाएं। तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं, ड्राफ्ट और ऑक्शन। और सबसे ज्यादा जो T20 में बड़े प्लेयर होते हैं या लेट्स से जिनकी वैल्यू T20 में बहुत ज्यादा है वो प्लैटिनम में होते हैं। लेकिन भाई साहब, आप जो लीग जीतते हो ना वो गोल्ड और डायमंड के प्लेयर्स की बेस पे आपका चांस होता है, क्योंकि वो आपकी टीम आगे चलाते हैं, वो आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो यू नेवर नो, आप इंडियन प्रीमियर लीग को देख लो,
काफी दफा आपको ऐसे देखने में आता है कि अननोन प्लेयर्स होते हैं जो अभी इंडिया भी नहीं खेले होते, वो 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ रुपया ले जाते हैं। तो ये राइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसने दिया है कि पीएसएल खुद डिसाइड करे कि प्लाटिनम का ऑक्शन होगा, बाकियों का ड्राफ्ट होगा। यू नेवर नो, पाकिस्तान का कोई यंगस्टर, मिसाल के तौर पे समीर मिन्हास होता है सिल्वर कैटेगरी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। प्लाटिनम में कोई बंदा बोली लगा देता है किसी गोरे प्लेयर की 4 करोड़ रुपया, एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई फ्रेंचाइज समीर मिन्हास के लिए 5 करोड़ तक बोली लगा देती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है अगले 10 साल की। और ऐसा हो सकता है, अगर किसी फ्रेंचाइज को लगता है कि समीर मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, तो उसको 10 साल के लिए कोई भी उठा सकता है एक बहुत बड़ी अमाउंट में। तो आई थिंक अगर आपने ऑक्शन करना है तो फिर सबके लिए ऑक्शन करें। हो सकता है कि आपका कोई पाकिस्तान का बच्चा सबसे महंगा प्लेयर बिक जाए, और ये तो ऑनर्स डिसाइड करेंगे ना टीमों के कि वो किस प्लेयर को कितने पैसों में उठाना चाहते हैं। आई जस्ट होप कि जो 15 जनवरी को फैसला हो वो टोटल ये ऑक्शन की तरफ जाएं। और हमने सैंपल साइज देख ली है, हमने सैंपल साइज देख ली है कि अभी जो हमारा 2 टीमों का ऑक्शन हुआ है वो कितना मजे का हुआ था। मतलब पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट था हर बंदे में, मतलब पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा था, क्योंकि 2 टीमें बिकी थी। एंड आई कैन टेल यू, मैं इंटरनेट पे काम करता हूं, मैं इंटरनेट के इंटेंट को समझता हूं, मैं लोगों के ग्राफ को समझता हूं। इस टाइम कोई पाकिस्तान की ऑडियंस, पाकिस्तान सीरीज खेल रही थी इस वीक में श्रीलंका वाली, पाकिस्तान की ऑडियंस कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन पीएसएल में बहुत बड़े नंबर पे पाकिस्तान ऑडियंस एक्टिव हुई है, क्योंकि पाकिस्तान अवाम पीएसएल की परवाह करती है, ये पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार करते हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स को कहा जा रहा है कि चांसेस यही हैं कि बेच दिया जाए, और मेरा इस पे ओपिनियन ये है बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि इस टाइम माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मुल्तान सुल्तान्स 200 करोड़ प्लस की बिक जाए। अगर 185 करोड़ की, 185 की सियालकोट बिक गई है, तो मेरा ख्याल है मुल्तान भी जा सकती है 200। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम फैसलाबाद के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। अगर मुल्तान सुल्तान्स कोई बंदा खरीदता है तो उसके पास राइट है मुल्तान की टीम का नाम चेंज करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर फुरकान भट्टी मुल्तान सुल्तान्स खरीद लेता है, काश काश अगर फुरकान भट्टी मुल्तान सुल्तान्स खरीद लेता है, तो मुझे सिर्फ एक पेमेंट करनी है एक्स्ट्रा पाकिस्तान सुपर लीग को। मैं मुल्तान का नाम चेंज करके कुछ भी रख सकता हूं। मैं साहिवाल रखूं, मैं उकाड़ा रखूं, मैं फैसलाबाद रखूं, मैं गुजरांवाला रखूं, मैं कसूर रखूं, मैं पत्तों रखूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी नाम रखूं। तो मतलब अगर आपकी मुल्तान सुल्तान्स बिक जाती है, यू नेवर नो, ऑनर की मर्जी कि उसने मुल्तान का नाम ही आगे चलाना है या उसने एक नया शहर इंट्रोड्यूस करवाना है। यू नेवर नो, कोई बंदा खरीदे और वो कहे कि मैंने इस टीम का नाम पिंडी रखना है, इस्लामाबाद पिंडी, पता लगे हुन इस्लामाबाद को अपना ग्राउंड नहीं है, उनका तो खैर ग्राउंड अभी बनना है। अच्छा, ओवरऑल ये सारे सिनेरियो में पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ज्यादा लेट है। आपने इतनी लेट ये बिड करवाई है, अब टीमों के पास ना हाइप बनाने का टाइम है, ना रिटेंशन का टाइम है, ना ट्रेड का टाइम है। अगर 15 जनवरी की इंशाल्लाह इनकी मीटिंग कामयाब जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली 30 जनवरी को ये ड्राफ्ट / ऑक्शन ये होगा, और उससे अगले हफ्ते T20 वर्ल्ड कप है, और जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होना है पाकिस्तान सुपर लीग है। तो किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं है, और यहां पे पाकिस्तान सुपर लीग को अपने आप को ब्लेम करना है कि आपने 2 टीमों की बिड इतनी लेट की है, किसी चीज ने आपको नहीं रोका हुआ था। आप आराम से ये बिड करते अक्टूबर नवंबर में, फिर भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता। अब जो बाकी फ्रेंचाइजें हैं वो बड़ी नाराज हैं यार, टाइम बहुत ज्यादा कम है। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि सियालकोट और हैदराबाद, पता नहीं इन लोगों ने अपनी टीम कैसे बनानी है। और टीम जब मैं कह रहा हूं, मैं बैकएंड वाली टीम कह रहा हूं। एक तो चलो प्लेयर्स आ जाएंगे, प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें मुझे वैसे सियालकोट से उम्मीद नहीं है। जिस तरह के इंटरव्यूज ये लोग दे रहे हैं ना, अजीब बातें कर रहे हैं सियालकोट वाले। पता नहीं रिजवान को T20 का प्लेयर कह रहे हैं यार, आज ही उसको बाहर बुलाया गया। पता नहीं यार सियालकोट ने कैसे टीम बनानी है। सियालकोट के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आई होप कि ये अच्छी टीम बनाएं। हैदराबाद वाले मुझे थोड़े बेहतर माइंडसेट वाले लोग लग रहे हैं।
टाइम कम है, एक साल में तो इनको समझ नहीं आनी, इस साल तो इनको समझ ही नहीं आनी कि हमने करना क्या है। और ये जब पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो जाएगी ना, अगले साल इनको सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो बड़ा मुश्किल है। और इतने ज्यादा पैसे देने के बाद, यानी 175 करोड़ 185 करोड़ देने के बाद आपके पास भाई साहब 15-20 दिन है दरमियान में सारी चीजें करने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली 2 नई फ्रेंचाइजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, 15 जनवरी की मीटिंग में एक ये भी बहुत बड़ा फैसला होना है कि कितने प्लेयर रिटेन किए जाएंगे हर टीम की तरफ से। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है फ्रेंचाइजिस का, जो कहते हैं कि 5 प्लेयर रिटेन होने चाहिए। ओ नहीं यार, 5 प्लेयर बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ आप लोग कह रहे हो न्यू एरा, तो नया दौर 5 रिटेंशन के साथ कैसे शुरू हो सकता है? और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जो पाकिस्तान सुपर लीग इनको कहता है कि यार 3 प्लेयर कर लेते हैं, और 3 भी मुझे ज्यादा लग रहे हैं। देखो 2 नई टीमें हैं और तीसरी अगर मुल्तान भी बिक जाती है तो 3 टीमें हैं। आप अगर 3-3 प्लेयर रिटेन करते हो, अब पाकिस्तान में इस टाइम T20 के कितने टॉप के प्लेयर हैं? आप अगर गिनने में आए तो शायद 10-12 प्लेयर हैं। मैं टॉप के T20 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, और वो ऑलरेडी टीमों ने मले हुए हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि हर टीम को कितने प्लेयर रिटेन करने चाहिए, भाई साहब सिर्फ एक प्लेयर, और एक प्लेयर ही बेस होता है। लाहौर कर ले शाहीन को, पिशावर कर ले बाबर आजम को, इस्लामाबाद कर ले शदाब को। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और यही इनके फेस हैं। और फिर भी आप अपने 2-3 प्लेयर ऑक्शन ड्राफ्ट में उठा सकते हो। ऑक्शन होता है, फिर तो आप अपने प्लेयर की बोली लगाओ। तो एक प्लेयर आपका फेस होता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ प्लेयर तो ऐसे होते हैं जो कि एसोसिएट हो जाते हैं आपकी टीम के साथ, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे आरसीबी में यू कैन नॉट इवन इमेजिन विराट कोहली आरसीबी कभी अलग होंगे, धोनी सीएसके आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह पिशावर ज़ल्मी अब नहीं सोच सकती कि बाबर आजम उनसे अलहदा हो, लाहौर कलंदर नहीं सोच सकती कि शाहीन अफरीदी उनसे अलहदा हो। तो एक प्लेयर बहुत है, फिर मजा आएगा। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ने तड़का लगाना है ना पीएसएल को, एक प्लेयर रिटेन करो। आप जब लाइव ऑक्शन करोगे, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपकी वॉचिंग मिलियंस में होगी, और ये सिर्फ पाकिस्तानी देखेंगे। मुझे बोलते हुए भी ये गूज़बम्स आ रहे हैं कि कितना मजा आएगा यार। सारे प्लेयर्स ओपन होके ड्राफ्ट में आ गए हैं, ऑक्शन में आ गए हैं, और अब हर बंदे की नई टीम है। वो होगा न्यू एरा। अगर आपने 3 या 5 प्लेयर रिटेन करनी है, फिर मजा मुजा कोई नहीं आना। और वो बाकी 2 या 3 टीमों के साथ, शायद अगर मुल्तान भी बिक जाए, तो फिर उनके साथ ज्यादती बड़ी है। इतने पैसे देने के बावजूद भी उनको वो मेन उनकी पसंद के प्लेयर नहीं मिलेंगे। तो 15 जनवरी पाकिस्तान की टीम भी अनाउंस हो सकती है वर्ल्ड कप की, और 15 जनवरी को ये पाकिस्तान सुपर लीग की मीटिंग भी है। अच्छा, कल से इंटरेस्टिंगली, कल से जो कि मंगल है, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाइनअप है। कल से पाकिस्तान सुपर लीग और T20 वर्ल्ड कप को साथ साथ लेके जाएंगे, लेकिन मैं रिटेंशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। यानी कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मुताबिक पीएसएल की टीमों को कौन कौन से प्लेयर रिटेन करने चाहिए। लगता मुझे यही है कि इन्होंने पर फ्रेंचाइज 3-3 प्लेयर रिटेन करवाने हैं, तो हम 3-3 प्लेयर्स मान के चलेंगे। तो कल पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करेंगे, कुछ पाकिस्तान टीम की भी अपडेट्स आएंगी, वो भी साथ शामिल करेंगे। तो कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, आपको पता रात को 7:30 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।